10th class. Now we start the next topic यानी कि पार्ट नंबर 5 प्रिकॉर्डिस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि उद्योगीकरण का जो उद्योगीकरण किया गया था इंडस्ट्री की ग्रोथ के विशेष लक्षण क्या थे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि एजेंसियां जो है बना दी गई थी जो पूरा कंट्रोल करती थी, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था उनका। तो ये एजेंसियां क्या करती थी, विच डोमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, जो भारत की जो प्रोडक्शन थी उस पर विशेष ध्यान था इनका, और वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन गुड्स ऑफ प्रोडक्ट, और कुछ ही प्रोडक्ट पर इनकी विशेष रुचि भी थी। इन्होंने टी कॉफ़ी प्लांटेशन जो के लिए सस्ती ज़मीन कॉलोनियल गवर्नमेंट से खरीदी, एंड दे इन्वेस्ट इन माइनिंग, और उन्होंने पैसा किस पे इन्वेस्ट किया, माइनिंग पे, इग्गो पे और जूट पे। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमली फॉर्म एक्सपोर्टेड, और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट थे वो मेन किसके लिए थे, एक्सपोर्ट करने के लिए थे, ना कि भारत में बेचने के लिए। जब हमारे भारतीय बिजनेसमैन ने इंडस्ट्रियाँ सेटअप की थी 19th सेंचुरी के अंदर, तो उन्होंने क्या अवॉइड किया, मैनचेस्टर गुड्स के साथ जो कंपटीशन था इंडियन मार्केट के अंदर, वो उसको उन्होंने इग्नोर किया, अवॉइड कर दिया। सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्टिंग इन इंडिया, यार्न यानी कि थ्रेड जो थी वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश सरकार का इंपोर्ट करना भारत में, पर द अर्लियर कॉटन मिल जो थी भारत की, वो कोर्स कॉटन यार्न थ्रेड जो है प्रोड्यूस कर रही थी, ना कि फैब्रिक। जब हमारा यार्न इम्पोर्टेड, इट वाज ओनली फॉर सुपीरियर वैरायटी, इम्पोर्टेड हो रहा था केवल जो बहुत अच्छी वैरायटी के यार्न थे, थ्रेड थे, उन वो ही केवल इम्पोर्ट हो रहे थे। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो यार्न प्रोड्यूस किया जाता था भारत में, स्पिनिंग मिल्स जो है उसका यूज़ करते थे बाय हैंडलूम वीवर इन इंडिया, और एक्सपोर्टेड टू चाइना, चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। बाय द फर्स्ट डिकेड, एक दशक की बात करते हैं 20th सेंचुरी में, द सीरीज ऑफ चेंज, जो सीरीज़ थी वो बहुत परिवर्तन हो गई थी, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को इफेक्ट किया था। एज द स्वदेशी मूवमेंट जो है चालू हो चुकी थी, गैदर मॉन्यूमेंट, nationalists mobilized people to boycott foreign clothes, industrial group organized themselves to protect their collective interest, pressuring the government to increase tariff protection and grant other concession। अब स्वदेशी मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट हो गई थी, लोग जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई थी, तो लोगों ने जो है फॉरेन कंट्री का जो माल था उसको बायकॉट करना शुरू कर दिया, और स्वदेशी माल को जो है खरीदना शुरू के लिए पहल की। तो इसमें जो है हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वो भी शामिल थे, और सरकार पे प्रेशराइज कर रहे थे कि वो हमें टैरिफ प्रोटेक्शन दे और साथ में कुछ ना कुछ कंसेशन डिस्काउंट भी दे। फ्रॉम 1906 की बात करते हैं तो मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डेक्लाइन हो चुका था, कम हो गया था, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को वो रेशो जो है कम हो गई थी। प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज़ एंड जापानीज़ मिल फ्लडेड द चाइनाज मार्केट, चाइनीज़ क्योंकि सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइना से जो प्रोड्यूस था, जापानीज़ मिल जो है वो एकदम चाइनीज़ मार्केट डाउन हो गई थी। सो इंडस्ट्रियल इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, तो दोबारे से बेचारे जो हमारे उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियल्स थे, वो शिफ्ट किससे हो गए, यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन में। कॉटन पीसेस गुड प्रोडक्शन इन इंडिया डबल हो गई थी 1900 से 1912 तक। येट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब पहला विश्व युद्ध था तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो, तब इंडस्ट्रियल की ग्रोथ स्लो थी। द वार क्रिएटेड ए ड्रामेटिकल न्यू सिचुएशन, क्योंकि युद्ध ने एक नई सिचुएशन स्थिति ला दी थी, जिसमें ब्रिटिश मिल जो है बिजी हो गई थी, किसके लिए, विद बाथ प्रोडक्शन के लिए, टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी, आर्मी को क्या सामान की ज़रूरत है, ब्रिटिश जो मिल है उस काम में व्यस्त हो गई थी। मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डेक्लाइन, और वहाँ से जो सामान भारत की मार्केट में आ रहा था वो एकदम कम हो गया, और अचानक क्या हुआ कि इंडियन मिल हैड ए वास्ट ह्यूमन मार्केट टू सप्लाई, अब इंडियन मिल्स के पास ये काम बढ़ गया। एज द वार प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि युद्ध तो लंबा चला था, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वार नीड्स, जूट बैग, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट्स, हॉर्स, म्यूल, सैडल और होस्ट ऑफ अदर आइटम जो है प्रोड्यूस करने लगी, और न्यू फैक्ट्री जो है इस कारण से सेटअप हो गई, और ओल्ड फैक्ट्री जो है रन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी।
मैनी न्यू वर्कर्स एम्प्लॉयड हो गए, एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर, और प्रत्येक वर्कर को लंबे समय तक फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा था। और जैसे ही युद्ध ओवर हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम, तो एकदम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया, बूम हो गया। आफ्टर द वार, और युद्ध के बाद जब तक युद्ध चला तो प्रोडक्शन ये बहुत जो है इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, आर्मी से को जो जो सामान चाहिए थे उससे रिलेटेड सामान बनने लग गया, तो नई इंडस्ट्रियाँ भी आ गई। तो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, मैनचेस्टर कुड नेवर कैप्चर्स इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, तो अब वो पुरानी पोजीशन नहीं पा पाए मैनचेस्टर। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस और जर्मनी, जापान, इनके साथ कंपटीशन में नहीं आ पाए। द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रैम्बल्ड आफ्टर द वार, और ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो एकदम जो है युद्ध के बाद उनकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट पे कब्जा कर रखा था, परंतु वो इस काम में व्यस्त हो गई और हमारी इंडस्ट्रियाँ जो है ग्रोथ कर गई, तो उसकी वजह से वो कंपटीशन में नहीं आ पाई। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फॉल, और जो विदेशों से जो कॉटन क्लॉथ आ रहा था वो एकदम उसकी रेशो कम हो गई। विद इन द कॉलोनीज, लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। अब जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज थे वो अपनी पहली पोजीशन से ज़्यादा बढ़ गए, और उन्होंने फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स आता है उसका सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से अपनी होम मार्केट में उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रीडोमिनेट, ये था औद्योगिक की ग्रोथ कैसे हुई इसके बारे में था, उसके विशेष लक्षण क्या दिखाई दिए। अब हम करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रू स्टीडली आफ्टर द वार, इंडस्ट्रियाँ जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुकी थी। लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ अबाउट 67% इन 1911 में वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। मोस्ट ऑफ दैम, इनमें से ज़्यादातर 1911 के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ थी, बंगाल और बॉम्बे में थी। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रियाँ थी। अदर कंट्री स्टेट के अंदर जो है स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रियाँ थी। ओनली अ स्मॉल पोर्शंस ऑफ टोटल इंडस्ट्री लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री, जो स्मॉल पोर्शन था वर्किंग पॉपुलेशन का वो रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रही थी। 5% इन 1911 में और 10% 1931 के अंदर। रेस्ट जो वर्कर, जो बच गए वर्कर, वो या तो वर्कशॉप में काम कर रहे थे या हाउस होल्ड में काम कर रहे थे, अपने घरों में काम कर रहे थे, ठीक है। इनविजिबल टू पासर बाय, इनफैक्ट मतलब कि इनविजिबल के रूप में थे कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ थी उसमें कम लोग काम कर रहे थे और वर्कशॉप और फैक्ट्री अपने घरों में ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। इन फैक्ट सम इंस्टेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी, अचानक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है 20th सेंचुरी में एकदम विस्तार कर लिया। देयर इज ट्रू इवन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस, जो हैंडलूम सेक्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी, क्योंकि 19th सेंचुरी में जो है मशीनों के द्वारा सस्ता जो है स्पिनिंग की जाती थी, द वीवर सर्वाइव कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और 20th सेंचुरी के अंदर हैंडलूम का जो क्लॉथ प्रोडक्शन था वो एकदम बढ़ गया, ऑलमोस्ट 1900 से 1940 के बीच में। तो क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन? दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम परिवर्तन हुई, तकनीकी परिवर्तन आ गए थे। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन लोगों ने एक नई तकनीक जो है ना अडॉप्ट कर ली थी। इफ़ दैट हेल्प देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सक्लूसिव पुशिंग अप कॉस्ट, यानी कि उन्होंने नई तकनीक के माध्यम से बिना मतलब कि खर्चा भी ना बढ़े और प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट भी हो जाए। सो बाय द सेकेंड डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वी फाइंड वीवर्स यूजिंग लूम विद फ्लाई शटल्स, क्योंकि उनके पास फ्लाई शटल्स आ गए थे, उसके माध्यम से ये स्पिनिंग करते थे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, तो इससे पर वर्कर की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो क्या हुई, इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन स्पीड पकड़ लिया था और रिड्यूस लेबर डिमांड, लेबर की डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि फ्लाइट शटल आ चुके थे। पहले जो काम हम हाथ से करते थे, तकनीकी चेंज होने की वजह से मशीन, फ्लाइट शटल्स वगैरह आ गए, जिससे प्रोडक्शन एकदम बढ़ गया। बाय 1941
अगर हम 1941 की बात करते हैं तो 35% ऑफ हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स। 35% जो हैंडलूम है जो किसके द्वारा हो रहा था, फ्लाई शटल्स के द्वारा हो रहा था। खासकर वो रीजन कौन कौन से, त्रवणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल। और यहाँ इनका प्रोपोर्शन जो रेट था वो था 70 to 80%। देयर वर सर्वल अदर स्मॉल इनोवेशन भी हुई, आविष्कार भी हुए जो कि वीवर्स की हेल्प करा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, और मिल सेक्टर के साथ वो कंपटीशन में आ गए। सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन। अब हमारे वीवर जो है वो अच्छी पोजीशन में आ गए, अच्छी इनकम कमाने लगे। अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मिल इंडस्ट्री, जो मिल इंडस्ट्री के साथ सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि मिल में काम ज़्यादा होता था, उनको अर्निंग ज़्यादा होती थी, हमारे व्यूवर्स को कम होती थी। परंतु टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से इनकी लाइफस्टाइल भी चेंज होगी, इनकी इनकम चेंज होगी। अमंगस्ट वीवर्स सम प्रोड्यूस कॉर्स क्लॉथ वाइल अदर्स वूव फाइनर वेराइटी। कुछ वीवर थे जो कॉर्स क्लॉथ की प्रोडक्शन करते थे, कुछ थे जो फाइनर वेराइटी का जो है क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। द कॉर्सर क्लॉथ वाज बोट बाय द पुअर। जो कॉर्स क्लॉथ थे, इनकी सस्ता जो कॉटन का कपड़ा था वो हमारे पुअर लोग खरीदते थे, और उसकी डिमांड भी काफ़ी थी। इन टाइम ऑफ बैड हार्वेस्ट और फेमाइन, जब बैड हार्वेस्ट मतलब अच्छी उपजाऊ नहीं हुई, अकाल की स्थिति हुई, व्हेन द रूरल पीपल हैड लिटिल टू ईट, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ही जो है पैसा नहीं था, कैश इनकम जो है ख़त्म हो गई थी, और वे जो है पॉसिबल उनके पास पॉसिबल नहीं था कि वो कपड़े खरीद सके। सो द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटी बोट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल। और फाइनर वेराइटी की डिमांड कौन करेगा, जो अच्छी इनकम कमा रहा है, जो अच्छे वेल पर्सन है, वो उनकी डिमांड जो है स्टेबल थी। द रिच कुड बाय देम, अमीर आदमी उनको खरीद रहे थे, इवन व्हेन द पुअर स्टाफ, जबकि पुअर जो है नहीं खरीद पा रहा था। फेमाइन डिड नॉट इफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी और मुलचरी साड़ी। अकाल की वजह से भी जो सिल्क की बनारसी साड़ियाँ थी, मुलचरी साड़ियाँ थी, उनकी डिमांड में किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इनकी उसकी सेल पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं हुआ। यू हैव सीन मिल कुड नॉट इमिटेट सप्लाइज्ड वीवर, क्योंकि स्पेशलाइज्ड वीवर्स मिल्स के पास नहीं थे। साड़ी विद वुमेन बॉर्डर और द फेमस लुंगीज एंड हैंडकरचीफ्स ऑफ मद्रास कुड नॉट बी इजिली डिस्प्लेस्ड बाय मिल प्रोडक्शन। जो काम हमारे वीवर्स जो हैं घर पे और वर्कशॉप पे कर रहे थे, वैसी प्रोडक्शन मिल के प्रोड्यूसर जो है नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो बॉर्डर लगा रहे थे, जो लुंगी और हैंडीक्राफ्ट जो वो हैंडकरचीफ्स यानी कि रुमाल वगैरह जो मद्रास से के वीवर्स कर रहे थे, वैसा कंपटीशन में मिल प्रोडक्शन वाले नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी एक काम करने का तरीका अलग प्रकार का था। वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, इस तरीके से जो ये लोग थे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहे 20वीं सेंचुरी के अंदर, और डिड नॉट नेसेसरी प्रोपेजर, दे लिव्ड हार्ड लाइफ्स एंड वर्क लॉन्ग आवर। बड़ी मुश्किलों की ज़िंदगी जी रहे थे, वो लंबे लंबे समय तक काम करते थे, बहुत बहुत घंटे तक। वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। अगर हम बात करें तो फैमिली, पूरी फैमिली जो है इस काम में लगी हुई थी, यहाँ तक कि लेडीज़ भी और बच्चे भी। हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसकी पहले स्पिनिंग करना, फिर मतलब कि उसको काटना, फिर धागे बनाना, फिर क्लॉथ बनाना, इस जितनी भी प्रोसेस थी इसमें फैमिली के सभी मेंबर जो है मिलकर काम कर रहे थे। बट दे वर नॉट सिंपली रिमिनेंट ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्री, देयर लाइफ एंड लेबर वर इंटीग्रल टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। परंतु औद्योगिकरण होने की वजह से इनकी लाइफ पर जो है थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ा। तो ये थी पोजीशन हमारी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस एकदम कैसे इम्प्रूव हुआ, इसके बारे में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब बात हम करेंगे मार्केट फॉर गुड। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्ट टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट।
हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसने हमारी इंडियन मार्केट पे किस प्रकार से कंट्रोल किया, कैसे हमारे वीवर्स और क्राफ्टमैन ट्रेडर इंडस्ट्रियल जो है कॉलोनियल के कंट्रोल में आ गए, हमारी डिमांडेड जो टैरिफ प्रोटेक्शन क्रिएटेड देयर ऑन स्पेस, ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, कि ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से हम पर मोनोपोली अधिकार कर लिया था, हमारी मार्केट डाउन कर दी थी। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परस्यूड टू बाय देम। जब नया कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता था तो लोग बाग उसको खरीदते थे। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। तो हाउ वाज दिस डन? तो ये कैसे हुआ? वन वे, एक क्या हुआ कि विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एज यू नो, एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो नए कस्टमर इंक्रीज होते हैं। जिनको नहीं मालूम वो भी क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाता है। तो पहला तो ये कारण था, क्योंकि अब भी आप देखते होंगे कि टीवी पर जब कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, वैसे आप मार्केट में जाते हो तो नहीं पता चलता कौन सा नया सामान आया, पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हमें नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और हमारे मन में इच्छा होती है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये सिचुएशन बनी। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएटेड न्यू नीड्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि लोगों के दिमाग में एक इमेजिन मतलब कि काल्पनिक तस्वीर बन जाती है कि हमें उस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए। एक तरह से माइंड को ये ब्रेन, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करता है एडवर्टाइजमेंट। टुडे वी लिव इन वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंडेड अस। आज आप देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट होती है, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन, हर जगह हमें देखने को मिलती है। बट इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री, परंतु अगर हम इतिहास में वापस मुड़ते हैं तो वहाँ उस अब तो हमें ये सब चीज़ें एडवर्टाइजमेंट इन सब चीज़ों से देखने को पता चल जाता है कि क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में आया। परंतु अगर हम इतिहास की तरफ वापस मुड़ते हैं तो देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता कैसे था। We find that from the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in expanding the market for product and in shaping a new consumer culture. जब इंडस्ट्रियल की शुरुआत हुई तो एडवर्टाइजमेंट ने जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया न्यू कंज्यूमर बनाने में। When मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, जब विदेशी लोग आए भारत में अपना सामान बेचने के लिए, दे पुट लेवल ऑन क्लॉथ बंडल। तो वो क्या करते थे, उस क्लॉथ के बंडल पर एक लेवल लगाते थे। लेवल में क्या होता था, द लेवल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू बायर, ताकि बायर खरीदने वाला जो है उस ब्रांड, उस कंपनी को पहचान सके कि मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसलिए वो मैन्युफैक्चर का कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुई है, क्या कंपनी का नाम है, उस लेवल पे लिखा होता था। लेवल पर क्वालिटी भी लिखी होती थी, ये किस क्वालिटी का है। और व्हेन बायर सा मेड इन मैनचेस्टर, जब बायर ये देखता था बोल्ड अक्षरों में लिखा होता था कि मेड इन मैनचेस्टर, तो दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ। तो उन्हें बड़ा मतलब कि खुशी सी महसूस होती थी कि हम तो ब्रांडेड सामान जो है मार्केट से परचेज़ करें। ये डिफरेंट आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके थे कि इस तरीके से जो है 26A और 26B फिगर में आप देख रहे हो कि इस तरीके के लेवल लगा देते थे वो। मैनचेस्टर लेवल अर्लियर 20th सेंचुरी, इमेज और न्यूमरस इंडियन गॉड्स, गॉडेस, कार्तिका, लक्ष्मी, सरस्वती, इस तरह की लेवल पिक्चर जो क्वालिटी दिखाते थे, भाई इतनी अच्छी क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है। महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि लोग बाग जो है इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते थे, तो इस तरीके के लेवल जो है वो क्या करते थे, देखिए सनलाइट का लगा दिया। अगर एक कोई एक क्लॉथ के ऊपर की बात की, ये हमारी साबुन वगैरह के ऊपर के लिए पिक्चर बनाई हुई है। ये धूप अगरबत्ती, इस तरीके से जो है इस तरह की पिक्चर जो है उस प्रोडक्ट पे मिलते थे। इंडियन मिल क्लॉथ का लेवल है ये। गोडेस इन शॉन ऑफन क्लॉथ प्रोड्यूस इज एन अहमदाबाद मिल एंड आस्किंग पीपल टू यूज़ देयर मेड इन इंडिया। तो ये अहमदाबाद मिल का जो है अपना ये लेवल लगाया कि आप जो है ये भारत से बना हुआ सामान है, आप इसको खरीदो, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। सनलाइट सोप कैलेंडर इन 1934 के अंदर थे। ये हमारे गॉड विष्णु को जो है शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये लेवल लगाकर जो है लोगों को आकर्षित करते थे ताकि नए जो है कंज्यूमर बने। बट लेवल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, केवल ये वर्ड्स में या टेक्स्ट में ही नहीं होते थे बल्कि इस पर ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी होती थी। इफ़ वी लुक एट दिस ओल्ड लेवल, अगर हम ये पुराने लेवल देखते हैं तो आइडिया ऑफ माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चर, देयर कैलकुलेशन एंड द वे दे अपील टू द पीपल, तो उनके दिमाग के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किसके द्वारा? काल्पनिक जो पिक्चर बनाते हैं, ये भगवान की पिक्चर बना दी ताकि उन्हें पता था कि लोग बाग जो है इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो इसलिए वो इस तरीके की पिक्चर, वर्ड तो लिखते ही थे, वर्ड और टेक्स्ट तो होता ही था, परंतु ये पिक्चर भी उन पर लेवल करते थे। इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस, खासकर ये हमारे भारतीय देवी देवताओं की को ज़्यादा अपीयर करते थे। इट वाच एज if the association with God have divine approval to the goods being sold, अगर क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने भगवान की पिक्चर जो है इन पर लेवल कर दिया तो ये सामान हमारा 100% बिकेगा ही इंडियन मार्केट में। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा सरस्वती इंटेंट टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू इंडियन पीपल, वो हमारे ही देवी देवताओं की पिक्चर इसलिए लेवल करते थे ताकि लोगों को लगे कि ये हमसे जुड़े हुए हैं, पारिवारिक है एक तरह से। बट द लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलर देयर प्रोडक्ट, तो अब 19th सेंचुरी में क्या करा, इन्होंने अपने कैलेंडर निकालने शुरू कर दिए ताकि अपने प्रोडक्ट की ऐड कर पाए। Unlike newspaper और मैगजीन, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू उनको नहीं पता चलेगा, तो इन्होंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कैलेंडर निकालना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के घरों में भी आते हैं कैलेंडर, कि ऊपर जो है कैलेंडर है और नीचे किसी प्रोडक्ट की ऐड दी हुई है, या नीचे कैलेंडर है और ऊपर किसी की पिक्चर बनाकर किसी प्रोडक्ट की ऐड दी हुई है। तो इस प्रकार से वो लोग भी ऐसी करते थे। They were huge in tea shop and in poor people's home just as much is in office and middle class apartment, क्योंकि उनको पता था कि टी शॉप पर भी जो है लोग बाग, चाय की दुकान पर जो है काफ़ी लोग बाग इकट्ठे होते हैं। पुअर पीपल जो है वो ऑफिस के आसपास उनके जो घर है, मिडिल क्लास अपार्टमेंट है। एंड दोज हु हैंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट, who hung the calendars had to see the advertisement day after day through the year। उन्हें पता था कि ये लोग जो है अपने घरों में भी लगाते हैं, टांगते हैं, चाय की दुकान पे भी टंगा होता है, तो उसको देखेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में उनको ज़्यादा पता चलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। In this calendar once again we see the figure of God being used to sell new product। और इसमें क्या होता था कैलेंडर में कि भगवान को दिखाया जा रहा है कि भगवान जो है सामान को बेच रहे हैं, कि भाई भगवान जो है क्लॉथ को दिखा रहे हैं कि आप ये कपड़ा खरीदो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो लोगों को लगता था कि भाई इसमें इस भगवान की मूर्ति है तो कपड़ा जो है गुड क्वालिटी का है। लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर्स, इम्पोर्टेंट पर्सन्स ऑफ एम्पायर, नवाब, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर। तो कैलेंडर पर केवल देवी देवताओं की फ़ोटो ही नहीं होती थी, बल्कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिनको लोग बाग मतलब कि जानते हैं या बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनको लोग बाग अपना आइडियल पर्सन मानते हैं, तो उनकी, नवाब की, राजा महाराजाओं की, इनकी पिक्चर भी जो है बनाई जाती थी। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट देयर प्रोडक्ट। When the product was being used by king or produced under royal command, its quality could not be questioned। क्योंकि उनको क्या लगता था कि अगर हम भगवान की, किसी देवी देवताओं की, राजा महाराजाओं की, प्रसिद्ध व्यक्तियों की फ़ोटोएँ अगर लगाते हैं, वो सामान दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब वो इंसान उस चीज़ को यूज़ कर सकता है तो क्वालिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगेगा। जब वो लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें। जिस प्रकार से आप एट ए प्रेजेंट की बात करो, जब कोई आपका बेस्ट हीरो या बेस्ट आइडल पर्सन किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करता है तो आपको लगता है कि भाई ये अगर इस चीज़ की ऐड कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो हमें जो है उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वालों को लोगों की साइकोलॉजी मालूम होती है।
इसी प्रकार से उनको भी पता था कि इस तरीके से वो यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करेंगे और इसकी क्वालिटी पे जो है किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड। हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चर था उनका जो एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका था राष्ट्र प्रेम का, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। इफ़ यू केयर फॉर नेशन, अगर हम अपने राष्ट्र की केयर करते हैं, हम अपने राष्ट्र को चाहते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। एडवर्टाइजमेंट बिकेम व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो ये एडवर्टाइजमेंट ये शो करता है कि आप जो है स्वदेशी सामान खरीदोगे, ना कि विदेशी। क्लियर? तो ये एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन का एक तरीका था उनका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लोग बाग खरीदें और जिनको नहीं मालूम वो भी उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दें। तो ये इन्होंने रणनीति अपनी बनाई प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे मार्केट फॉर गुड्स, मार्केट कैसे बनी इसके बारे में है। तो मार्केट तब भी अच्छे से सेटअप हो सकती है जब लोग उसको खरीदेंगे। लोग तब खरीदेंगे जब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया है। अब कस्टमर कैसे क्रिएटेड होंगे, तो मैन्युफैक्चर के दिमाग में जो है इंडस्ट्री वालों को मालूम होता है कि लोग बाग किस तरीके के हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने गुड्स पर लेबल करते थे। ब्रिटिश सरकार भी हमारे ही देवी देवताओं को, हमारे ही जो पॉपुलर पर्सन है उनकी इमेज जो है लेबल करते थे, ताकि लोग जो है उसको खरीदे और साथ में उनको लगे कि विदेशी कंपनियां भी हमारे देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करती है। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन, द एज ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मीन्ड मेजर टेक्नोलॉजी चेंज, growth of factory and the making of new industrial labor force. So as you have seen, hand technology and small scale production remained an important part of industrial landscape. ठीक है, तो what would you now say of images they projected? तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि एज ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है टेक्नोलॉजी का परिवर्तन होना, फैक्ट्रियों की ग्रोथ होना, नए इंडस्ट्री लेबर फोर्स बनना और टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आप सारी वीडियो को पहले ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें और उसके बाद कल मैं आपको दूंगी क्वेश्चन आंसर। अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।